नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में। ये करंट अफेयर एमसीक्यू जुलाई 2020 का भाग 1 है। इसमें स्पेशली यूपी पीएससी, यूपीएसआई, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी और यूपी बीएड के जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। ये पहला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। ये एक प्रश्न जो है यूपी पीएससी 2020 या 19 के परीक्षा में आया हुआ था, प्रीलिम्स में। क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी। बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 एनसीईआरटी द्वारा विकसित की जाएगी। कौन सा कथन सही है? केवल पहला, दूसरा एवं तीसरा। बी, केवल दूसरा, तीसरा, चौथा। केवल तीसरा, चौथा। या डी, उपयुक्त सभी। तो जैसा कि दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 में की जगह लगी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी। आइए इससे संबंधित कुछ डिटेल में कुछ समझते हैं। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कब ये लागू हुई थी, तो एग्जैक्ट डेट है 29 जुलाई 2020 को। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और साथ ही साथ में ये 34 वर्ष पुरानी, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लगी। ये 34 वर्ष पुरानी, ये भी पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष पुरानी है। और इसके अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कस्तूरीरंगन। ये क्वेश्चन आया हुआ था ये यूपी पीसीएस 2020 में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान से संबंधित। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की आपूर्ति की थी। इस संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है, 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसाल्ट एविएशन फैसिलिटी मेरीग्रैक फ्रांस से उड़ान भरी। दूसरा है, 29 जुलाई 2020 को इन विमानों ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग की। तीसरा है, इस विमान को अंबाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। इन 5 विमानों में 2 एक सीटर और 3 2 सीटर हैं। तो जैसा कि आंसर आप देख रहे हैं, डी है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो करंट अफेयर की से जुड़े हुए हैं, जो तैयारी करते हैं, वो इन प्रश्नों की वैल्यू को समझेंगे। तो आइए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान ने डसाल्ट एविएशन फैसिलिटी मेरीग्रैक फ्रांस से उड़ान भरी। 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने अंबाला एयरफोर्स पे लैंडिंग की। जो वनडे एग्ज़ाम्स में ये पूछ सकते हैं कि किस एयरफोर्स पे उतरी, कौन सी ये फ्रांस की कंपनी थी। ये डसाल्ट एविएशन फ्रांस से कंपनी थी। और
ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यात्रा के दौरान ये कहाँ पर रुके थे। तो ये यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमीरात में फ्रांस संचालित अल दफरा हवाई अड्डे, ये भी पूछ सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन जो दिया गया है, ये हमारी वर्तमान सरकार ने दिया है पहली बार। तो उससे संबंधित एक प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा कब भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020, 24 जुलाई 2020, 18 जुलाई 2020। तो ये 23 जुलाई 2020 को प्रदान किया गया था अस्थायी कमीशन। अब आइए जानते हैं कि ये क्या है। 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन प्रदान करने की औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया गया था। गौरतलब है कि 17 फरवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय सेना में उन सभी महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के निर्देश दिया था जो इस विकल्प चुनते हैं। केंद्र सरकार ने इस निर्णय से भारतीय सेना में बड़ी भूमिकाओं को निर्वहन के लिए महिला अधिकारियों को अधिकार संपन्न बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरी भारतीय अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक 2020। क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरी भारतीय अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक कब आयोजित हुई। 18 जुलाई 2020, 17 जुलाई 2020, 19 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं उनको ये पता होगा कि ये किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। एग्जैक्ट हमें याद नहीं है कि शायद यूपी SSS के शायद किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्ट आंसर इसका 17 जुलाई 2020 होगा। 17 जुलाई 2020 को दूसरी भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। अगला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2020 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाने की घोषणा की। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम के किस जिले में स्थित है। बी है धेमाजी। तो 14 जुलाई 2020 को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अपग्रेड किए जाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई 2020 को किस राज्य ने देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया। बस इसमें इम्पॉर्टेंट है कि उस राज्य का नाम याद कर लो कि छत्तीसगढ़। अब अगला क्वेश्चन, 15वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020। 15 जुलाई 2020 को 15वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। इसका 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ब्रुसेल्स, मुंबई, नई दिल्ली, लंदन। तो उत्तर इसका होगा सी, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 11 जुलाई 2020 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नैदानिक परीक्षण डेटा के आधार पर कोविड-19 के मध्य से गंभीर रोगों के लिए इटोलिजुमाब के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2013 से किसके द्वारा अल्जुमाब ब्रांड नाम के मध्य से गंभीर पुरानी प्लेग सोरायसिस के रोगियों के उपचार हेतु इस दवा के निर्माण एवं विपणन किया जा रहा है। तो बायोकॉन लिमिटेड के द्वारा इस दवा को मार्केट में सेल हो रही है। अगला क्वेश्चन, CBSE और फेसबुक के मध्य भागीदारी
5 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एवं फेसबुक के छात्राओं ने शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रदान की है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन रहने के दौरान उनकी सेहत को ध्यान रखते हुए भविष्य के कार्यों हेतु उन्हें तैयार करना है। इस साझेदारी का नेतृत्व फेसबुक फॉर एजुकेशन द्वारा किया जा रहा है, जो फेसबुक की वैकल्पिक पहल है। इस पाठ्यक्रम सुरक्षा, गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य एवं इंस्टाग्राम गाइड फॉर बिल्डिंग हेल्दी डिजिटल हैबिटेट जैसे पहलुओं को कवर करेगा। इस भागीदारी के तहत फेसबुक पहले चरण में 25,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। तो जैसा कि उसका आंसर जो है डी को छोड़ करके बाकी सब कथन सही। एक अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई 2020 को मध्य वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? पुनः प्रवर्तक बने, भारत एवं बेहतर नया विश्व, कोविड-19 चुनौतियां एवं अवसर, आर्थिक पुनर्स्थापना की ओर भारत एवं विश्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये होगा। इसको इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेते हैं, बी द हेल्थ रिवाइवल इंडिया इज बेटर न्यू वर्ड। तो इंग्लिश में भी इसमें ज़्यादातर पूछने के चांसेस रहते हैं पीसीएस एग्जाम्स में। और अगला क्वेश्चन है, जलवायु कार्यवाही पर चौथी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक 2020। ये 7 जुलाई 2020 को जलवायु कार्यवाही पर चौथी मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। इस भारत में प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र तोमर, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर ने इसका अध्यक्षता की, क्योंकि वो जलवायु मंत्री हैं। नागालैंड अफस्पा कानून के लागू होने की अवधि बढ़ाई गई। 30 जून 2020 को केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून के तहत अगले 6 माह के लिए नागालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यह घोषणा अफस्पा की किस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है? तो ऑप्शंस ये है कि सशस्त्र बल अधिनियम 1958, अफस्पा की धारा 3, सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अफस्पा की धारा 2, सशस्त्र बल अधिनियम 1958 अफस्पा की धारा 4। तो इसका ऑप्शन होगा कि धारा 3 के अंतर्गत कि नागालैंड सरकार में 6 माह के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने की घोषणा की है। 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके क्वेश्चन लाते हैं। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला ऑप्शन ए है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना के अंतर्गत 250 मेगावाट की 4 सौर इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। यह परियोजना रीवा जिला के गुड़ तहसील में 1590 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है। यह परियोजना भारत में और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट परियोजना है। यह परियोजना प्रतिवर्ष 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। ये क्वेश्चन यूपी बीएड, यूपी फॉरेस्ट
गार्ड और यूपीएसआई जैसे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंसर है इसका ए। तो आइए संबंधित तथ्य में देखते हैं कि 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। 750 मेगावाट की इस परियोजना में पूर्ण क्षमता के साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इस परियोजना अंतर्गत 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां की स्थापना की गई हैं। बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है वनडे एग्जाम्स के लिए कि चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध। जैसा कि आप सभी को पता है कि 29 जून 2020 को भारत सरकार ने चीन के 62 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत लगाया गया था? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कब प्रतिबंध लगाया गया था। तो ये 29 जून 2020 को भारत सरकार ने चीन के कितने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। और ये आईटी अधिनियम 69A के तहत जो है अधिनियम लगाया गया था। इसमें आपको पता है कि टिकटॉक सहित यूसी ब्राउज़र, शेडेड, वीचैट, हेलो एंड अन्य चाइनीज ऐप शामिल हैं। इन सभी को हटा दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश। 28 जुलाई 2020 को हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश कौन सा है? पहला है न्यूजीलैंड। 28 जुलाई 2020 को न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया। चीन द्वारा हांगकांग के नए सुरक्षा कानून को लागू करने के कारण यह निर्णय लिया गया। न्यूजीलैंड हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित करने वाला चौथा देश बना। इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन ने भी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया गया था। अमेरिका ने भी हांगकांग को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हांगकांग पे चीन बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, उसको अपना अधिकार मान रहा है। तो इसके कारण से जो नए कानून उन्होंने पास किए हैं, इस कारण से 3-4 देशों ने जो है अपने आप को संधि से हटा लिया है। इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां, तीसरा, चौथा, 6वां देश। जुलाई 2020 में अमेरिकी संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें कुल देश 48 शामिल किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला है। आइए देखते हैं पहला और दूसरा स्थान किसको मिला हुआ है। तो पहला स्थान चीन को, दूसरा स्थान अमेरिका को और भारत को स्थान तीसरा मिला हुआ है। 2019 में भारत इस सूचकांक में चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि जो G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक 2020 में हुई, तो ये कहाँ पर हुई थी? ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर जो ज़्यादातर G20 से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 को लेकर के, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सऊदी अरब ही आंसर हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद स्थापना
भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार अड़चनों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत एक पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया है, त्रिवर्षीय रोड मैप तैयार किया है, सप्तवर्षीय रोड मैप तैयार किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 15 जुलाई 2020 को भारत एवं यूरोपीय संघ ने व्यापार अड़चनों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत एवं यूरोपीय संघ के संबंध दिन प्रतिदिन बेहतरीन हो रहे हैं, तो इसमें एक पंचवर्षीय रोड मैप तैयार किया गया है। रोड मैप 2025 के तहत दोनों पक्षों ने स्वतंत्रता, खुलेपन एवं समुद्री क्षेत्र में समावेशी दृष्टिकोण के संरक्षण के लिए हिंद महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर में शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। ये इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। ये 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क एवं बर्स्टमैन स्टीफिटंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 117वां स्थान है। इसमें पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और भारत का स्थान 117वां है और साथ ही साथ में अंतिम स्थान पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन पूछ लेते हैं। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष कि कर मुद्दों पर सूचनाओं के आदान प्रदान में भारत की स्थिति है। स्विट्जरलैंड के शीर्ष 3 भागीदारों में शामिल, स्विट्जरलैंड के शीर्ष 10 भागीदारों में शामिल, स्विट्जरलैंड के शीर्ष भागीदार हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है ए, स्विट्जरलैंड के 3 भागीदारों में शामिल किया गया है। आइए इसके डिटेल में देखते हैं कि जून 2020 को जारी एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार कर मुद्दों पर सूचनाओं के आदान प्रदान में भारत स्विट्जरलैंड के शीर्ष भागीदार में शामिल है। इस संबंध में 2 देश फ्रांस एवं जर्मनी हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का काला धन विदेशों में बहुत ज़्यादा जमा था। वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं। अमेरिका के साथ स्वच्छ ऊर्जा विकास में भागीदारी। 7 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता ऊर्जा के विकास के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और किस देश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राष्ट्रीय तकनीक संस्थानों के बीच भागीदारी की घोषणा की है। तो ऑप्शन ये है भारत, जापान, चीन एवं बांग्लादेश। तो ये भारत है। आइए डिटेल में समझते हैं कि 7 जुलाई 2020 को स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए अमेरिका भारत सहयोग के बढ़ाने हेतु यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी मंत्रालय के बीच में भागीदारी हुई है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक इंडेक्स 2020। जुलाई 2020 में JLM एवं लाला लेके द्वारा जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 34वां स्थान प्राप्त हुआ।
36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ मनाया गया? हनोई में। ये वियतनाम की राजधानी हनोई में मनाया गया था और इसकी थीम थी कोसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। इंडियन टी एसोसिएशन के अनुसार पिछले माह जून असम एवं पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण चाय उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? तो 10% से अधिक, 8% से अधिक, 5%, इनमें से कोई नहीं। तो 10% से अधिक गिरावट दर्ज हुई है क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल में काफ़ी भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसा कि आपको पता है, ये करंट अफेयर जुलाई 2020 का भाग 1A है, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं उससे संबंधित अन्य एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स की तैयारी करवा रहे हैं, जो यूपी बीएड, यूपीएसआई, यूपीपी और रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा निवेश प्रस्तावों से संबंधित निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की गई है, जिसमें सदस्यों की संख्या होगी 10, 12, 15, 16। तो इसमें 10 सदस्यों की संख्या होगी जो एक निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की गई है। तो इसमें कुल 10 सदस्य होंगे। आवर्ती भुगतान हेतु एनपीसीआई की नई पेशकश। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट के लिए कौन सी सुविधाएं लॉन्च की हैं? यूपीआई ऑटो पे, यूपीआई रिकरिंग पे, यूपीआई एटीकेंग पे। तो ये है यूपीआई ऑटो पे। एआईआईबी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक 2020। 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य संपन्न हुई। इस बैठक की ओर से भारत के किस व्यक्ति ने प्रतिनिधित्व किया? तो शक्तिकांत दास, अजय भूषण पांडे, पीयूष गोयल, जो वर्तमान में हमारे वित्त एवं रेल मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, ये हमारे भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। लेकिन अब ये माननीय निर्मला सीतारमण देश की प्रथम स्वतंत्र वित्त मंत्री हैं और रक्षा मंत्री वर्तमान में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा कि एआईआईबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया। बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत तक के संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है? 6%, 5%, 4%, 3%। तो ऑप्शन इसका ए है 6%। 7 जुलाई 2020 को वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी ग्रुप ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर में 2020-21 में 6% तक संकुचन का अनुमान व्यक्त किया है। ऐसा भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए कहा गया है। जैसा कि आपको पता है कि भारत की अमेरिका, चाइना, जापान के बाद तेजी से वृद्धि करने वाली चौथी अर्थव्यवस्था है। ये भी क्वेश्चन शायद समीक्षा अधिकारी या किसी एग्जाम में आया हुआ था कि
कोलकाता एवं चट्टोग्राम के बीच नई शिपिंग सेवा का अनावरण किया गया है। तो एग्जैक्ट डेट नहीं पूछी थी इसमें पूछा गया था कि कहाँ पर किया गया है, तो शायद ऑप्शंस में चट्टोग्राम था। तो बस इसमें यही याद कर लेना है कि कोलकाता और चट्टोग्राम के बीच में नई शिपिंग सेवा आरंभ की गई है, क्योंकि 3 जुलाई 2020 को कोलकाता एवं बांग्लादेश के बंदरगाह चट्टोग्राम के बीच एक नई शिपिंग सेवा अनावरण किया गया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे फायदे भारत एवं बांग्लादेश को ये होने वाला है कि जो भी स्थल मार्ग से व्यापार होता था तो वो सीधे नौसेना के द्वारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों को फ़ायदा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के पोत निर्माता फर्म कोचीन शिपयार्ड ने किस देश की कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक जहाज निर्माण का अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? नॉर्वे, जर्मनी, अमेरिका एवं फ्रांस। ऑप्शन ए है नॉर्वे। 16 जुलाई 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के पोत निर्माता कोचीन शिपयार्ड ने नॉर्वे की कंपनी ASKO मैरीटाइम AS से दुनिया के पहले पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जहाज के निर्माण का अनुबंध किया है। ये प्रश्न वनडे एग्ज़ाम्स और PCS के एग्ज़ाम्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का पहला पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जहाज का निर्माण है। तो किस देश के साथ जो है कोचीन शिपयार्ड ने अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? तो नॉर्वे देश से। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एक छन छन करके मैंने तैयार किया है, एकदम छांट करके, जो आपके वनडे और PCS एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में भारत एवं भूटान के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। तो वो कौन सा है भारत भूटान के बीच में? अभी आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच में एक नौसेना व्यापार मार्ग खोला गया था, जो चटगांव तक, कोलकाता से चटगांव तक। अब भारत भूटान के बीच में जयगांव अहले व्यापार मार्ग के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। यह एक अस्थायी वैकल्पिक व्यापार मार्ग है जो कोविड महामारी को दृष्टि रखते हुए खोला गया है। यह व्यापार मार्ग है जयगांव अहले जयगांव पश्चिम बंगाल में है, जबकि अहले भूटान के पसाखा में स्थित है। कभी कभी फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि NHAI IIT एवं अन्य संस्थानों के बीच भावी गठजोड़ की घोषणा की है। NHAI का पूर्ण रूप है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज ऑडिटर ऑफ इंडिया। जैसा कि आपको पता ही हो गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। UB सैनिटाइजिंग उत्पाद शुल्क। जुलाई 2020 में किस IIT संस्थान के इमेजिनरिंग लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ने शुद्ध नामक एक UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे। तो इसमें है IIT कानपुर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यदि UP BEd, UP फॉरेस्ट गार्ड एवं UPSI के इन प्रैक्टिस सेट अगर जो लगाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ में हमारा जो चैनल है वाईफाई स्टडी पॉइंट ज़रूर सब्सक्राइब करें।
जूट व संबंध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि। भारत के जूट एवं उससे बने उत्पादों का वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड निर्यात हुआ है। यह निर्यात है 2757 करोड़ रुपए, 1580 करोड़, 1250 करोड़। तो भारत से जूट उससे बने उत्पादों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है 2757 करोड़ रुपए। ये यूपी SSSC से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन है। और इसका जूट का निर्यात जो है तूतीकोरन, चेन्नई एवं कोच्चि बंदरगाह से ज़्यादातर होता है। वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष बाजार उधारकर्ता के रूप में उभरा है? तो ऑप्शंस ए है तमिलनाडु, बी केरल, उत्तराखंड एवं गुजरात। इनमें से तमिलनाडु जो राज्य है ये शीर्ष बाजार उधारकर्ता राज्य के रूप में उभरा है। आरबीआई द्वारा जारी हाल ही में तमिलनाडु भारत के शीर्ष राज्य बाजार उधारकर्ता है। आरबीआई के आंकड़े वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित हैं, जिसके अनुसार इस अवधि में 30,500 करोड़ रुपए से उठाए। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार 19-20 में अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार रहा 88.75 अरब डॉलर, 80.96 अरब डॉलर, 84.90 अरब डॉलर, 80 अरब डॉलर। तो 88.75 अरब डॉलर शीर्ष रहा है, जबकि दूसरे स्थान पे चीन है। अभी हाल ही के वर्षों में अमेरिका ने जो है चीन को पछाड़ दिया है, मतलब भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार ने। हाँ, अखिल भारतीय HPI में क्रमिक उधार पर 0.2% के संकुचन दर्ज किया गया, जिसमें मुख्य कारण निम्नलिखित शहरों के आवास मूल्य की गिरावट रही। दिल्ली एवं बेंगलुरु, अहमदाबाद एवं जयपुर, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि अखिल भारतीय हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद एवं जयपुर में आवास मूल्य में गिरावट। नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष। 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय बाजार योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह योजना ब्याज अनुदान एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रदान और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषित सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस योजना की समयावधि वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर के 2029 तक के लिए होगी। इंडियन मरीन फिश प्रोडक्शन डेटा के अनुसार भारत में समुद्री फिश प्रोडक्शन में कितने % वृद्धि की है? 5.2, 2.1, 7.2, 9.5। तो ऑप्शन आंसर इसका है 2.1% की वृद्धि की है। उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं था लेकिन ये क्वेश्चन था कि भारत में कौन सा राज्य ने सबसे ज़्यादा समुद्री मछली का शीर्ष उत्पादक करता है? तो शीर्ष पे पश्चिम बंगाल है। छब्बीस जून 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक
ऑनलाइन नगद सहायता पहल एट वन क्लिक की शुरुआत की है? तो ऑप्शन इसका है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एवं उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन इसका सही है गुजरात। 26 जून 2020 को गुजरात सरकार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए एक ऑनलाइन नगद सहायता पहल एट वन क्लिक की शुरुआत की है। ये यूपीपीसीएस या वनडे एग्ज़ाम सभी एग्ज़ामों में आने वाले प्रश्न है कि क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले हम दूसरे स्थान पर हैं क्रमशः। यानी कि खरीदने के आधार पर भारत जो है तीसरे स्थान पे है, पहले पे चीन एवं अमेरिका है। क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरे स्थान पर, जबकि पहले एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन एवं अमेरिका है। अब आइए वैज्ञानिक परिदृश्य में रक्षा विज्ञान एवं संक्षिप्तकी के अंतर्गत आते हैं। कॉप्स का अनावरण किया गया है। CSIR, CMERI ने, IIT बॉम्बे ने, TIFR ने, IISc बंगलौर ने। तो इसका ऑप्शन सही होगा CSIR, CMERI। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चीन का मंगल ग्रह के लिए पहला मिशन। 23 जुलाई 2020 को चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन, मिशन का नाम भी याद रखना है कि मिशन का नाम क्या है। मंगल ग्रह का पहला मिशन तियानवेन है। भारत का पहला मंगल मिशन कब गया? तो ये सन 2013 में सफल परीक्षण इसका हुआ था। तो इसे दक्षिण चीन के हेनान प्रांत वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। 2000 सेकंड की उड़ान के पश्चात यह रॉकेट पृथ्वी एवं मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया। इस मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर जलवायु और बर्फ का पता लगाना है। तो इसमें गलत है ऑप्शन से बी। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें सही। कि 23 जुलाई 2020 को चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन तियानवेन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस दक्षिण एशिया के हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5Y4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। तो इसमें हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5, उसमें 4 था, लॉन्ग मार्च 5Y4 था। 2000 सेकंड की उड़ान के पश्चात यह रॉकेट पृथ्वी और मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। बस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का चाइना का कौन सा मंगल मिशन है, उसका नाम क्या है। तो तियानवेन फर्स्ट है। और दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें किसके द्वारा हो गया था। तो रॉकेट का नाम भी पूछ लेंगे, ये लॉन्ग मार्च 5Y4। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। 15 से 16 जुलाई 2020 को भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का कहां पर सफल परीक्षण किया? ये उड़ीसा के बालासोर में किया था। ये ध्रुवास्त्र था कि दागोर भूल जाओ, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था। इसको DRDO ने बनाया। यह नाग मिसाइल की एक उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता है
लगभग 230 मीटर प्रति सेकंड के गति से 7 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को भेद सकता है। विप्रो 3D कोरोना मरीजों के सहायतार्थ उपकरण की लॉन्चिंग। कोरोना मरीजों के सहायतार्थ विप्रो 3D द्वारा लॉन्चिंग किया गया उपकरण वेंटिलेटर के आपातकालीन ज़रूरतों के विकल्प के रूप में कार्य करेगा। यह उपकरण है एयर ब्रिज है, फायर ब्रिज है, ब्रेथ ब्रिज है, विंड ब्रिज है। तो ये है एयर ब्रिज। 3 रैपिड टेस्ट क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ। 27 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 रैपिड टेस्ट क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस परीक्षण सुविधाओं की स्थापना 3 IMCR के संस्थानों में की गई है। विकल्प में कौन सा शामिल नहीं है? तो ICMR नोएडा, ICMR मुंबई, ICMR कोलकाता, ICMR दिल्ली। तो ICMR नोएडा, मुंबई, कोलकाता में की गई है और दिल्ली में नहीं की गई है। और इसमें प्रतिदिन 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा। 19 जुलाई 2020 को किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बेल्जियम, कतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसका वजन लगभग 1500 किलो। 15 जुलाई 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस राज्य तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद हेतु मंजूरी प्रदान की है? 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़। तो ये है 300 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा परिदृश्य अपाचे हेलीकॉप्टर की अंतिम खेप की प्राप्ति। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस कंपनी ने डिलीवर किए? तो ये बोइंग, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, एयरबस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी ये है बोइंग। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने अपने उत्पाद 5 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की घोषणा की है। टोटल 22 अपाचे का करार हुआ था, जिसमें से 17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं। इसके साथ में बोइंग ने 15 चिनूक हैवी हेलीकॉप्टर को भी भारतीय सेना में शामिल किया गया था। और इससे पहले फ्रांस ने अभी की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने भारत को राफेल विमान शामिल किया था, जो अंबाला एयरफोर्स पे उतरा था। घरेलू छोटे हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफलों का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है इसका मध्य प्रदेश। घरेलू छोटे हथियार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीनतम इजरायली असॉल्ट राइफलों का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश में आराध्युम कार्मेल नामक इजरायली असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा, जो एक भारत के मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न, एपस्टार 60 दूरसंचार उपग्रह 9 जुलाई 2020 को हाल ही में किस देश ने
ऐप स्टार 60 उपग्रह सफल प्रक्षेपण किया? तो ये चाइना ने किया। ये सैटेलाइट लॉन्च सिंगवान से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर द्वारा किया गया। जो मंगल मिशन भेजा था चाइना ने, जो उसका पहला मंगल मिशन था, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। और जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं अपने चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में, दोस्तों हमारे द्वारा बताए गए ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं हमारे लगभग 80% करंट अफेयर फंस चुके हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आँखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया गया? जुलाई 2020 में किस संस्थान ने शारीरिक एवं मानसिक रूप से असक्षम लोगों के लिए आँखों की पुतली से चलने वाला कंप्यूटर विकसित किया गया? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा किया गया। ये कंप्यूटर विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए बनाया गया जो अपने अंग पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, बोलने में सक्षम नहीं हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक की शुरुआत 2 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई। NBRI में कोविड-19 के परीक्षण हेतु अत्याधुनिक वायरोलॉजी प्रयोगशाला की शुरुआत की। तो ये प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी जो कोविड-19 के परीक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी? तो ये इसका ऑप्शन है लखनऊ में। 30 जून 2020 को CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में कोविड-19 के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक वायरोलॉजी प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। कोविड-19 के परीक्षण के लिए लखनऊ में शुरू की गई CSIR से संबंधित तीसरी प्रयोगशाला है। इसके पूर्व CSIR ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में भी कोविड-19 के परीक्षण केंद्र बनाए गए। हाल ही में कब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी? 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मंजूरी दी। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है, जो खेल जगत से संबंधित है ये, कि विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में निर्मित किया जाएगा? तो ऑप्शन इसका सही है राजस्थान में। राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव महेंद्र शर्मा ने जानकारी प्रदान की कि राजस्थान क्रिकेट संघ जयपुर के निकट एक विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। जो ला लीगा स्पेनिश लीग है 2019-20 किस क्लब ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने इसको जीत लिया है। ला लीगा या स्पेनिश लीग 2019-20 को जीत लिया है। अगला 4 जुलाई 2020 को संपन्न जर्मन फुटबॉल कप 2020 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो यह है बायरन म्यूनिख फुटबॉल क्लब ने जर्मन फुटबॉल कप 2020
जीता और यह जर्मनी में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जून 2020 में इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर किस क्लब ने जीता। लिवरपूल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा जारी महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी में विश्व रैंकिंग में कौन सा भारतीय मुक्केबाज 52 किलोग्राम वर्ग में 1300 अंकों के साथ पहले स्थान पर था। तो आंसर इसका होगा अमित पंघाल। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। रेलवे में तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो मैरी कॉम हैं तो उस किस भार वर्ग के अंतर्गत आती हैं। तो उनका 51 किलोग्राम भार वर्ग में आती हैं। तो उसी तरीके से अमित पंघाल का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारतीय मुक्केबाज ये किस भार वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये 52 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत आता है। ये विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अमित पंघाल ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। जकार्ता एशियाई खेल 2018 मिश्रित रिले टीम के पदकों में बदलाव हुए तो किस देश को टीम को दिया गया है। ये मास्टर मिश्रित रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक तो ये भारत को दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जकार्ता एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का स्वर्ण पदक बहरीन टीम को एक सदस्य कमी अदाकाय पर डोप टेस्टिंग के मामले में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण जकार्ता एशियाई खेलों में मिश्रित रिले स्पर्धा टीम को बहरीन से छीन करके रजत पदक विजेता भारत की टीम को दे दिया गया है। अब चर्चित खेल व्यक्ति के बारे में कि पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर 22 जुलाई 2020 को ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकर स्टार्स इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पोकर स्टार्स इंडिया ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के बीच किसी प्रतियोगिता में भागीदार पहला भारतीय एथलीट। यानी जब कोविड-19 महामारी चल रही थी तो उसमें पहला भारतीय एथलीट ने भागीदारी की थी, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है श्रावणी नंदा। श्रावणी नंदा ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में के साथ जमैका रेस में दौड़ करके कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बन गई हैं। ओवरऑल ये तीसरे स्थान पर उस गेम में रही थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन विजेता बनेगी। तो एलिस थॉम्सन जो है विजेता उसमें रही थी। PCS के लिए क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 2020 को दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2002 में उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था रमेश टीकाराम को।
अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिम सुरबियर, 12 जुलाई 2020 को पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बिम सुरबियर का निधन हो गया। वो किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे? वो नीदरलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं वाईफाई स्टडी पॉइंट, जो आपके लिए करंट अफेयर जुलाई 2020 का भाग 1 चल रहा है। आगे हम इसका भाग 2 भी बनाएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में कुछ लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम रहेगी या आपको लगी होगी, लेकिन इसमें जो मैंने कंटेंट दिए हैं तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मुझे पता है कि जो भी इस क्षेत्र में अनुभवी छात्र हैं तो उनको ये पता है कि ये उनके लिए कितनी वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं, और ये यूपीएसआई, यूपी बीएड, एंट्रेंस एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस इत्यादि एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें जुलाई माह के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जो हमारी त्रुटियां रही हों उसको भी मेंशन करिए। धन्यवाद।